हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर। तो आप लोग कह रहे थे ऑब्जेक्टिव कब कराइएगा। तो ऑब्जेक्टिव का समय शुरू हो चुका है, यानी आप लोग का जो है सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन ऑब्जेक्टिव चलेंगे और 4 दिन जो है आपके चारों सब्जेक्ट का क्लास आएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे आपका सिलेबस आगे की तरफ बढ़ रहा है। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इसमें कमी है। कल वीडियो नहीं आया, इसके लिए सॉरी। तो उसी के बदले में आज जो है हम 80 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, 80 से प्लस जो है ऑब्जेक्टिव्स फिलअप लेकर आए हैं, जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। बहुत सारे जो है फिलअप के बारे में, फिल इन द ब्लैंक के बारे में जान पाएंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक में ही पूछेगा। ट्रू फॉल्स भी इसको बना सकता है। इसको जो है आगे आपको तरह तरह के क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन जान जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यह पार्ट 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक के। इसमें हम लोग MSN 1 और प्लस में MSN 2 दोनों को शामिल कर लिए। दोनों को देखिए, अब ऑब्जेक्टिव में होगा क्या कि MSN 1 का 2 में भी पूछ लेगा और 2 के 1 में ही पूछ लेगा। तो आपको ये फिक्स नहीं है कि MSN 1 है तो 1 में ही पूछता है और MSN 2 है तो 2 में ही पूछेगा। एक दूसरे में जो है एक्सचेंज करके पूछ लेता है। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं यह MSN 1 और MSN 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम 80 प्रश्न को शामिल किए हैं। ठीक है, चलिए 2 वीडियो होता, कल नहीं वीडियो आ पाया, इसलिए आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश समय दिया गया है, आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, कहता है कि डैश में कर्निंग्स साइन पॉजिटिव होता है। मतलब एक कौन से बीमारी में जो है कर्निंग साइन जो है पॉजिटिव होता है। तो साथियों, मेनिंजाइटिस जो होता है आप लोग जानते हैं, यह ब्रेन और कहाँ पे हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में। जहाँ जहाँ मेनिंजिस होता है, मेनिंजिस 2 ही जगह ढकता है, स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। तो इस तरीक़ा से मेनिंजाइटिस में जो है कर्निंग साइन जो है पॉजिटिव आता है। ठीक है, दूसरा नंबर है, सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइजेशन की सर्वोत्तम विधि है। मीन्स सबसे बेस्ट मेथड जो है स्टरलाइजेशन का कौन सा है सभी सर्जिकल उपकरण के लिए। तो ऑटोक्लेव बहुत सुरक्षित और सबसे बेस्ट तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, देखिएगा, रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने का कहलाता है। मतलब ब्लड में अगर इंक्रीज कर जाता है अमाउंट ऑफ CO2, डैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, तो हाइपर, देख लीजिएगा, हाइपर कैपनिया कहलाता है। ठीक है, हाइपर कैपनिया अगर आपके सामने आ जाएगा, समझ जाइएगा ब्लड में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। रक्त का समान pH मान कितना होता है, तो नॉर्मल pH मान 7.4 होता है, और अगर टोटल लिखना पड़ेगा तो इतना से इतना होता है, जो कि आपके सामने में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है थायराइडेक्टोमी। मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसके पीछे टॉमी लग जाएगा और उसके नाम के पहले जो भी रहेगा उसका सर्जरी होता है। तो कहीं ना कहीं यह थायराइड ग्लैंड का सर्जरी होगा। थायराइडेक्टोमी है तो थायराइड का सर्जरी होगा। तो इसके पश्चात जो है मरीज को कौन सा पोजीशन दिया जाता है। मतलब एक थायराइड वाले पेशेंट को जिसको सर्जरी हुआ है, थायराइडेक्टोमी के सर्जरी के पश्चात कौन से पोजीशन दिए जाते हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन दिए जाते हैं, अर्ध फाउलर पोजीशन दिए जाते हैं। छठा नंबर है, ड्रग जो रक्त के थक्का बनाने से रोकता है वह कौन सा दवाई है, तो वारफिन होता है, हेपरिन होता है। ये सब रक्त के थक्का को बनने से रोकता है। इस ग्रुप के दवाई को हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जो रक्त के थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, देखिएगा, रक्त समूह डैश वाले व्यक्ति यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। मतलब कौन से ग्रुप वाले व्यक्ति सभी से ब्लड जो है ले सकता है, यूनिवर्सल तौर पे सर्वग्राही होता है। तो AB होता है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, और O होगा तो सर्वदाता होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। 8 नंबर का है, रूमेटिक फीवर का कारण डैश द्वारा संक्रमण है। साथियों, रूमेटिक फीवर होता है, यह इससे जो है हड्डी तोड़ या हड्डियों में, जोड़ों में बुखार होता है, सूजन हो जाता है इस बुखार में। ठीक है, और साथ में यह हार्ट को भी परेशान करता है, हार्ट को भी दिक्कत करता है। तो ये जो बुखार होता है यह ग्रुप A के स्ट्रेप्टोकोकी जीवाणु के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, ग्रुप A के स्ट्रेप्टोकोकी जो है जीवाणु के कारण रूमेटिक फीवर होता है। 9वां नंबर का है, पल्स दर डैश से कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। साथियों, जब आपका पल्स रेट 60 बीट प्रति मिनट से कम जाता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है, और अगर आपका पल्स रेट 100 से अधिक हो जाता है तो फिर यह टेकीकार्डिया हो जाता है, तीव्र श्वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। 9वां है, ट्यूबरकुलोसिस का संक्रामक रोग जिसका कारण जीवाणु कौन सा है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु के कारण होता है, तो साथियों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान में रखिएगा, माइको
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण आपके ये चीज़ टीबी होते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनी में बना थ्रोम्बोसोन अपनी स्थान से हटकर डैश में बदल जाता है। मतलब रक्त वाहिनी जैसे रक्त का नली है, उसमें कोई थ्रोमस का जमाव हो गया है जो क्या करता है, रक्त को रोकता है, और अगर ये टूटकर कहीं और चला जाता है तो यह जो है एम्बोलिज्म के रूप में बदल जाता है, यानी थ्रोम्बस ही टूटकर एम्बोलिज्म में बदल जाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए 11 है यूरिनरी आउटपुट अत्यधिक कम मात्रा में। मतलब सीधा सीधी बातें समझिए। यूरिनरी आउटपुट का मतलब है कि मूत्र का कम आना, मूत्र का कम आना या कम होना क्या कहलाता है, आपका ओलिगुरिया कहलाता है। बहुत कम मात्रा में होगा लेकिन बहुत कम में तो ओलिगुरिया। बिल्कुल मूत्र नहीं होगा तो एनूरिया, ठीक है। बिल्कुल मूत्र नहीं होगा तो एन्यूरिया होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कम होगा तो एलिगुरिया होगा, अगर बहुत होगा तो पॉलीयूरिया होगा। ध्यान, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 12 है कुशिंग सिंड्रोम का सर्वाधिक कॉमन कारण का अत्यधिक स्रावन। मतलब कुशिंग सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसके सबसे ज़्यादा सिक्रेशन से होता है। तो देखिए अगर स्टेरॉयड हार्मोन का सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो कुशिंग सिंड्रोम जो है आपके होने का बहुत ज़्यादा चांसेज रहेगा। स्टेरॉयड जो है दवाई भी होता है, इसके लेने से भी हो सकता है। 13 नंबर देखिएगा, पल्मोनरी एम्फाइसीमा एक क्रोनिक विकार है जिससे फेफड़ों के डैश प्रभावित होते हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन होता है, एक एम्फाइसीमा है और एक होता है एम्पाइमा। एम्पाइमा, ठीक है, एक होता है एम्पाइमा। तो एम्पाइमा पूछेगा तो ये पस भर जाना को एम्पाइमा कहते हैं और हवा भरने को एम्फाइमा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर पी है पाइमा होगा, एम्फाइमा होगा तो क्या हो जाएगा, ये एम्पाइमा होगा तो पस भरेगा और एम्फाइस्मा होगा तो वायु भरेगा। तो यह जो है लोअर एयरवे में होता है, मतलब फेफड़ा के नीचे वाले जो श्वसन नली है उसमें हवा भरने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक मात्रा में डैश के नष्ट होने से हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। तो साथियों अगर आपके बॉडी में है जॉन्डिस कब दिखता है, तो जब आपका बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा कम जाता है और शरीर पीला पीला हो जाता है तो हम देखते हैं कि जॉन्डिस हो गया है। तो यह आरबीसी के कारण होता है। जब आरबीसी नष्ट हो जाएगा तो आपका शरीर क्या होगा, पीला पीला दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा बहुत शानदार है। रक्त पीएच के प्रति संवेदनशील कीमो रिसेप्टर डैश में स्थित होते हैं। मतलब रक्त जो है पीएच के प्रति संवेदनशील कीमो रेसिपेटर में स्थित होते हैं। तो जो है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड जो धमनी होता है उसमें जो ब्लड का पीएच होता है यह कीमो रेसिपेटर में जो है स्थित होता है, कैरोटिड धमनी में, ठीक है। 16 नंबर है दूरस्थ इसोफेगस में क्रमांकुंचन की अनुपस्थिति या अप्रभावी होना क्या कहलाता है। साथियों पूछ रहा है कि आपका देखिएगा यहाँ पे दूरस्थ इसोफेगस में क्रमांकुंचन की अनुपस्थिति या अप्रभावी होना क्या कहलाता है। मतलब जो इसोफेगस होता है उसमें भोजन का जो नली है, ठीक है ना, उसमें अगर आपके क्रमांकुंचन होना और इसका मतलब सीधा समझिए कि उसमें एक्टिविटी जो है कम होना क्या कहलाता है। तो साथियों इसका बहुत ही शानदार जवाब है एकेलेसिया। अगर इसोफेगस के नली आपका क्रमांकुंचन नहीं हो रहा है तो उसे एकेलेसिया कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर है प्रत्येक श्वसन का आयतन क्या कहलाता है। साथियों प्रत्येक श्वसन मतलब ईच ब्रेथ का वॉल्यूम जो कहलाता है वो टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। इसका क्षमता कितना होता है आगे आप लोग देखेंगे, ठीक है। 18 नंबर है ऑर्काइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। ऑर्काइटिस किस चीज़ का इन्फ्लामेशन होता है, तो टेस्टिस में सूजन आ जाता है, उसी को हम लोग ऑर्काइटिस कहते हैं। और इन्फ्लामेशन का तो मतलब जानते हैं, सूजन होना, दर्द होना, लालिमा होना, यही जो है इन्फ्लामेशन होता है। और यह टेस्टिस का इन्फ्लामेशन ऑर्काइटिस कहलाता है, समझ गए। 19 नंबर का है बहुत शानदार है कि पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति डैश कहलाती है। साथियों गाल ब्लडर में अगर कोई स्टोन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोलिथियासिस कहते हैं, कोलेलिथियासिस कहते हैं। गोल्ड ब्लैडर का जो है स्टोन को कोलेलिथियासिस कहते हैं, ओके। 20 नंबर का देखिएगा कि कहता है यहाँ पे प्लूरल गुहा में डैश एकत्रित होना एम्पाइमा कहलाता है। साथियों मैंने आपको पहले बताया कि एक आपसे पूछेगा एम्फाइस्मा और एक पूछेगा एम्पाइमा। एम्पाइमा यहाँ पे है, मैंने ऊपर बताया। तो इसमें पस भरने को एम्पाइमा कहते हैं। यह प्लूरल कैविटी मतलब फेफड़े के गुहा में होता है। और अगर फेफड़ा में हवा भरना पूछेगा तो एम्फाइस्मा होता है जो कि ऊपर वाला था, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखिएगा निचले अंगों के लकवों को डैश कहा जाता है।
है। साथियों नीचे अंगों को अगर लकवा मारता है तो उसे हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। नीचे के दोनों अंगों में लकवा होना पैराप्लेजिया कहता है, ठीक है। शरीर के एक आधे हिस्सा में जो है इस साइड अगर लकवा मारता है, इस साइड नहीं मारता है तो यह हेमीप्लेजिया होता है, शरीर के आधे भाग में, ठीक है। 22 नंबर है प्लूरल कैविटी में असमान द्रव संग्रह को क्या कहते हैं। साथियों अगर आपसे पूछ देगा कि प्लूरल कैविटी में पस भरना को क्या कहेंगे तो एम्पाइमा कहेंगे। प्लूरल में एल्वोली में हवा भरने को क्या कहेंगे, अगर हवा भरकर उसमें रह जाता है तो उसे एम्फाइस्मा कहेंगे। अगर आपसे सीधा पूछ देगा कि प्लूरल कैविटी में असमान द्रव यानी तरल भरना या संग्रह होना क्या कहलाता है तो वह एफ्यूजन कहलाता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तरल भरना पूछेगा तो एफ्यूजन, पस भरना पूछेगा तो एम्पाइमा और हवा भरना पूछेगा तो एम्फाइस्मा, ठीक है। देख लीजिए 23 नंबर देखिएगा, डैश स्तन के संक्रमण को कहते हैं, मतलब स्तन में अगर संक्रमण होता है तो उसे क्या कहते हैं, मास्टाइटिस कहते हैं, मास्टाइटिस। ये पढ़ा भी चुके हैं आप लोग को कि स्तन में किसी भी प्रकार के गांठ या संक्रमण या घाव होना मास्टाइटिस कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर है ART जो होता है यूज होता है किसके ट्रीटमेंट में यूज आता है, काम में आता है। साथियों ART दवाई का समूह होता है जो HIV पेशेंट को जो है दिया जाता है, ART तकनीक, ठीक है। 24 नंबर है ब्रोंकोस्कोपी डैश को देखने में काम आती है, मतलब ब्रोंकोस्कोपी से किसके देखने में यूज करते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी को जो है हम लोग लंग्स कहिए या फिर ब्रोंकिया कहिए, ठीक है। ब्रोंकिया भी जो है इससे ब्रोंकिया को भी हम देखते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रोंकोस्कोपी पड़ा है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का है इन्फ्लामेशन ऑफ गोल्ड ब्लैडर क्या कहलाता है। साथियों गाल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन प्रदाह को क्या कहते हैं तो कोलिसाइटिसिस कहलाते हैं। अगर आपसे सीधा पूछता कि मूत्राशय के प्रदाह को क्या कहते हैं तो साइस्टिटिस कहते हैं, ठीक है। अगर मूत्राशय के सीधा प्रदाह को पूछता तो बस इतना होता, साइस्टाइटिस होता, ठीक है, साइस्टाइटिस होता इतना मूत्राशय के प्रदाह। लेकिन अगर गोल्ड ब्लैडर, ठीक है, गोल्ड ब्लैडर मतलब पित्ताशय, गोल्ड ब्लैडर, ठीक है ना, पित्ताशय का प्रदाह पूछ रहा है तो कोलिसाइटिसिस होगा, ठीक है। समझिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एल्वियोलस लोब्यूल या फुफ्फुस को कोलैप्स होना क्या कहलाता है। कोलैप्स मतलब होता है क्या चीज़ कि खराब हो जाना, ठीक है ना। तो अगर आपके कोलैप्स कर जाता है एल्वोली जो कि फेफड़ा के अंदर में होता है, लोबुल या लंग, अगर एक सब कोलैप्स कर जाता है तो उसे हम लोग एटिलेक्टेसिया कहते हैं, ठीक है। एटिलीकेटेसिया कहते हैं, एटिलीकेटेसिया होता है, एटिलीकेटेसिया होता है, एटिलीकेटेसिया होता है फुफ्फुस, लोब्यूल और एल्वोली का कोलैप्स होना, ओके। 27 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि समान सिस्टोलिक रक्तचाप कितने होते हैं तो आप लोग को पता है 120 mmHg, ये यूनिट जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हो गया सिस्टोलिक। अगर डाई सिस्टोलिक पूछेगा तो क्या होगा तो 80 होता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन कितने के बाद हो जाता है तो 140/90 के बाद जो है यह हमारा जो है क्या होता है हाइपरटेंशन का स्थिति, उच्च रक्तचाप का स्थिति बन जाता है, ठीक है। अगर किसी को 140/90 से ऊपर आ रहा है तो फिर उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उसे हार्ट का जो है बीमारी हो सकता है, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा विडाल टेस्ट डैश के निदान हेतु किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके नाम से स्पष्ट है, टाइफाइड के टेस्ट है, ओके। 29 का नंबर का है EEG जो है किसका पूर्ण रूप है तो EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। E फॉर इलेक्ट्रो, E फॉर एनसेफलो, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रो और E फॉर इंसेफलो और G फॉर ग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी ये आपका EEG का फुल फॉर्म है। और EEG का उपयोग कहाँ आता है तो ब्रेन के मोटर गतिविधि को सुनने में, ब्रेन के जाँच करने में। वृष्ण के बाहरी परत में तरल द्रव भर जाना क्या कहलाता है। साथियों अगर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन आउटर लेयर ऑफ टेस्टिकल्स इज नोन एज, टेस्टिस के बाहरी परत में अगर भर जाता है जल तो उसे हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं, जो कि नॉर्मल तौर पे हो जाता है, सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। पेशाब का बार बार आना क्या कहलाता है। अगर देखिए मैं आपको पहले बताया कि इंक्रीज कर जाएगा फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन का, बहुत बार बार होगा तो वह पॉलीयूरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मूत्र का त्याग होना, ठीक है। 32 नंबर का है नाक से खून आना क्या कहलाता है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाक से खून आना एपिस्टेक्सिस कहलाता है, ठीक है। और ट्रू फॉल्स कैसे पूछेगा, कह देगा कि क्या नाक से खून आने को जो है हम लोग मास्टाइटिस कहते हैं, तो आप जाने रहेंगे तो गलत कर देंगे, अगर नहीं जाने रहेंगे तो कहेंगे कि हाँ 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 सही बात है, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप इस सब का जो है पढ़ना चाहते हैं PDF के तौर पे तो नर्सिंग ज्ञान ऑफिशियल आपका जो है नर्सिंग, देख लीजिए नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, नर्सिंग
सॉरी, मैं बता देता हूँ, आपको जाना है nursingyan.com, गूगल पर जाकर सर्च करना है nursingyan.com और उसके बाद आप खोलिएगा। यह सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर वाले ऑप्शन में जाकर MSN1 MSN2 ओपन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका टोटल जो है मिल जाएगा। ए वाला ऑब्जेक्टिव आपको वहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप चाहें तो उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और चाहें तो आप उसको वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़े जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर का है। 33 नंबर का है मुंह के संक्रमण को डैश कहते हैं। मुंह के संक्रमण को क्या कहते हैं साथियों? इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ इज नोन एज एस्टोमेटाइटिस। देखिएगा, नाम से ध्यान में रखिएगा। स्तन के प्रदाह को मास्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, मास्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुंह के संक्रमण पूछेगा तो एस्टोमेटाइटिस। बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं, एस्टोमेक के प्रदाह को एस्टोमेटाइटिस बता देते हैं और ट्रू फॉल्स में बहुत फंसाने के लिए पूछता है। कह देगा मुंह के प्रदाह को एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, तो बहुत लोग गलत कर देता है। उसको लगता है कि एस्टोमेटाइटिस है तो कहीं ना कहीं एस्टोमेक का प्रदाह होगा, जो कि गलत है। ठीक है, सही क्या है? यह मुंह का प्रदाह है। ठीक है, 34 नंबर है खून में सोडियम की स्तर को कमी को क्या कहते हैं? साथियों, आपसे क्वेश्चन मैं बता देता हूं। अगर आपसे ज़्यादा पूछेगा तो हाइपर होगा। कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा पूछेगा तो हाइपर होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर कम पूछेगा तो वह हाइपो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? कमी पूछ रहा है। कमी मतलब हाइपो होगा। और सोडियम का, तो सोडियम से पहले क्या होता है? Na होता है, तो हम लोग लिखेंगे हाइपर नेट्रेमिया। ठीक है, हाइपर नेट्रेमिया। ठीक है, देख लीजिए हाइपर नेट्रेमिया यहाँ पे है ना, ये राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा पूछता, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होना, तो हाइपर नेट्रेमिया हो जाता। ठीक है, चलिए 35 है स्तन को शल्य क्रिया के द्वारा हटाने को क्या कहते हैं? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को सर्जरी के द्वारा हटाना मास्टेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, मास्टेक्टोमी, जो कि पढ़ा दिए हैं। 36 नंबर का है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को डैश से नापा जाता है। किससे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज नोन एज EEG। ऊपर पढ़ाए हैं, अभी बताएं EEG का फुल फॉर्म और काम भी बताए थे। 37 नंबर का है फुफ्फुस झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? साथियों, जो फेफड़ा है, जो प्लूरल है, उसके झिल्ली मेम्ब्रेन को जो है सूजन को क्या कहते हैं हम लोग? तो प्लूरल के जो है झिल्ली को, प्लूरल के मेम्ब्रेन को हम लोग प्लूरिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरिसी। प्लूरिसी, प्लूरिसी होता है इसका राइट आंसर। 38 है 10वीं कपाली नर्व क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो साथियों 10th जो नर्व होता है वेगस नर्व होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 10th में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है। सेकेंड में है मूत्राशय की जांच के उपकरण को क्या कहते हैं? साथियों, मूत्राशय के जांच को उपकरण को हम लोग जो है सिस्टोस्कोप कहते हैं। सिस्टोस्कोप के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो मूत्राशय होता है, उसके जांच करते हैं। ठीक है, 40 नंबर का है CSF का दबाव जो है सामान्य कितना होता है? सामान्य CSF का दबाव कितना होता है? नॉर्मल CSF प्रेशर तो 7 से 18 cmH2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट जरूर लिखिएगा, समझ गए? 7 to 18 cmH2O, इतना जो दबाव है यह आपका जो है CSF के द्वारा लगता है। CSF का फुल फॉर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब स्पाइन में यह फ्लूइड भरा होता है, उसी को CSF कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर का है नाक से रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है। इस बार भी पूछा गया था, MP में एग्जाम हुआ था तो पूछा था कि एपिस्टेक्सिस, नाक से रक्तस्राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर है यूरिया में प्रोटीन की उपस्थिति का मतलब मूत्र में प्रोटीन का उपस्थिति का मतलब क्या होता है? तो साथियों, प्रोटीन तो होगा ही होगा और इन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया, याद रखिएगा। 43 नंबर का है डैश मध्यकान का संक्रमण है। साथियों, मध्यकान के इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर। अगर किसी को कॉर्निया का दान दिया जाता है या लगाया जाता है बाहर से कॉर्निया को, तो उसे लगाने की प्रक्रिया को केरेटोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया के ट्रांसप्लांट को केरेटोप्लास्टी कहते हैं। जिस प्रकार से किडनी का ट्रांसप्लांट होता है उसी प्रकार से केरेटोप्लास्टी जो है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट है। ठीक है, 45 है आँखों की पुतली को फैलाने वाला। साथियों, अगर फैलाने वाला ड्रॉप्स का नाम पूछेगा आंख के पुतली को, तो ध्यान में रखिएगा माइड्राइटिक्स होता है। क्या होता है? माइड्रियाटिक्स होता है। माइड्रियाटिक्स जो होते हैं यह आंख के पुतली को फैलाने वाला होता है। ठीक है, 46 नंबर का है आँख के अंदर का दबाव देखने के लिए डस्ट का उपयोग करते हैं। साथियों, अगर हमें किसी आँख के अंदर के टेंशन, दबाव, तनाव को अगर देखने का काम करना हो तो हम लोग टोनोमीटर का उपयोग करते हैं। टोनोमीटर के द्वारा आँखों के दबाव को देखते हैं। 47 नंबर का है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, मतलब क्रॉनिक साइनोसाइटिस डैश ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। अगर बहुत दिनों से किसी को साइनस का समस्या है तो उसको साइनस का अगर ऑपरेशन होता है तो उसे हम लोग साइनोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, साइनोप्लास्टिक साइनसाइटिस के ठीक करने के लिए किया जाता है।
ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें विशुद्ध रूप से डैश बढ़ जाता है। साथियों, ग्लूकोमा एक आँख का बीमारी है जिसमें आपके आँख में तनाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। और आँख में जो दबाव बढ़ जाता है वह जो है इंट्रा ओकुलर प्रेशर, IOP इसको शॉर्ट में कहते हैं, इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इसके बढ़ने से आँख का जो नर्व होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति को ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है। 49 नंबर का है, जब नेत्र लेंस धुंधला अपारदर्शी, यहाँ पे कह रहा है आपका कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है जिससे दृष्टि दोष होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। साथियों, जब आपके नेत्र में अपारदर्शी हो जाए, धुंधला हो जाए, दिखाई देने में ना हो, अंधापन हो जाए, इस स्थिति को कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद कहते हैं, जिसमें जो नेत्र लेंस होता है वह अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। 50 नंबर का है, डैश एक आपातकालीन विधि है जो कार्डियक अरेस्ट या श्वसनीय विफलता में उपयोग की जाती है। साथियों, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यह एक ऐसा विधि है जिसको किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हृदय हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब श्वसन वगैरह, दिल के धड़कन बंद हो जाए और श्वसन उसका फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में CPR इमरजेंसी में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर, मायोपेरिया के नेत्र उपचार में इस स्थिति को डैश ग्लास के लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। साथियों, मायोपिया वाले पेशेंट को कॉन्केव लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, आँख की पुतली को फैलाने के लिए, अब देखिए फिर से आ गया फैलाने के लिए, तो फैलाने के लिए माइड्राइटिक्स का उपयोग करते हैं, इसी ड्रॉप्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रोकोमा डैश के द्वारा होता है। साथियों, ट्रोकोमा भी एक प्रकार से आपका जो है आँख का ही बीमारी है और यह जो है क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि ट्रेकोमा किसके कारण होता है, तो क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। कहाँ होता है? आँख में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर कि इंट्रा ओकुलर प्रेशर के बढ़ने को क्या कहते हैं। साथियों, अगर आपको IOP बढ़ता है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, तो अगर आँख में बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लूकोमा हो जाएगा। और इसके बढ़ने को हम लोग ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन के मतलब होता है कि उच्च, ठीक है ना, उच्च चाप, तो ऑकुलर हाइपरटेंशन। 56 नंबर का देखिएगा, डैश स्पॉट मिजल्स में दिखाई देते हैं। डैश स्पॉट्स आर सीन इन मिजल्स, कॉपली के स्पॉट मिजल्स में दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है 57 नंबर, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, आप लोग को पता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 58 नंबर का प्रश्न है, आँख में तनाव बढ़ जाने की दशा को क्या कहते हैं। फिर से वही आ गया कि आँख में अगर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोमा कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा का स्पेलिंग देख लीजिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर ये सब का अच्छे से पढ़ना हो और PDF के तौर पर अगर आपको बार बार मोबाइल में नहीं रहकर सीधा जाके आपको पढ़ना है जब भी ज़रूरत हो, तो आप nursingyan.com पर जाइएगा, ठीक है। nursingyan.com पर जाइएगा तो आपको जो है ये सारा PDF आपको रिसेंट पोस्ट में या फिर सेकेंड ईयर वाले में मिल जाएंगे, ठीक है, मेनू में जाकर। URI का पूर्ण रूप क्या होता है? U फॉर अपर होता है, R फॉर रिस्पायरेटरी होता है और I फॉर इन्फेक्शन होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, URI। ओके, 60 नंबर का है, साइनस की सूजन को क्या कहते हैं। साथियों, अगर किसी को साइनस में प्रॉब्लम होता है, साइनस में अगर सूजन होता है या दर्द वगैरह होता है तो उसे हम लोग साइनोसाइटिस कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। और इन्फ्लामेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी अंग के प्रॉब्लम के बाद उसमें हम आइटिस अगर सफिक्स लगा देते हैं तो वह उसका समस्या हो जाता है, ठीक है। 61 नंबर का है, बालों को गिरनों को डैश कहते हैं। अगर बाल गिर रहा है, झड़ रहा है तो उसे एलोपेसिया कहते हैं। बालों को गिरना या झड़ना एलोपेसिया होता है, ध्यान में रखिएगा। इसको 2 बार पढ़िएगा, माइंड में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जब भी ज़रूरत पड़े वेबसाइट पर पोस्ट पड़ा है, जाके एक बार रिवीजन कर दीजिएगा। ओके, PDF के तौर पर आपका वहाँ पर सेट है, आपका मोबाइल में नहीं रहेगा, जिससे स्टोरेज का और कन्फ्यूजन का मामला ख़त्म हो जाएगा। सीधा nursingyan.com पर जाइएगा और वहाँ से जो है इसको पढ़ लीजिएगा सेकेंड ईयर में जाकर, ठीक है। बर्न पेशेंट निकालने के नियम को क्या कहते हैं। साथियों, अगर हमें किसी भी पेशेंट का ये निकालना है कि कितना % जला हुआ है शरीर, तो उससे निकालने को रूल ऑफ 9 का उपयोग करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ 9 होता है। 63 नंबर है, आँखों की दृष्टि को डैश जो है जांचा जाता है। मतलब अगर हमें विजन चेक करना हो, किसी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं सर हमारा आँख चेक कीजिए, विजन चेक कीजिए, तो उसमें एक सेलेनियल चार्ट बनाया जाता है जहाँ पे आपको सामने जो है देखते होइएगा कि रिमोट के सहायता से जितना आपको दिखता जाता है उतना ही और छोट करते जाएगा और तब पूछेगा कि दिख रहा है, तो वह क्या होता है? एक सेलेनियल चार्ट होता है वहाँ पर, उसके द्वारा विजन चेक किया जाता है। कान में शोर या घंटी बजने, आप लोग देखते होइएगा कभी कभी किसी के कान में या आपके ही कान में
हो सकता है हुआ हो कभी कि कान में आपका जो है टिंग टिंग का आवाज़ सा आता है, ठीक, घंटी जैसे सुर जैसे आवाज़ आता है, तो उसे हम लोग टिनिटस कहते हैं। ठीक है, टिनिटस कहते हैं कान में घंटी या सुर बजना। ठीक है। उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को किस नाम से और जानते हैं? तो हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप को, इसको शॉर्ट में हम लोग HTN भी कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर का। देखिएगा यहाँ पे जोड़ों की सूजन को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जोड़ों की सूजन को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। अगर आपके जोड़ हड्डी के ज्वाइंट में अगर दर्द है और सूजन है, सूजन के साथ में दर्द है, तो उसे अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, यह अर्थराइटिस का समस्या है। नेम है मध्य कर्ण की सूजन को क्या कहते हैं? ऊपर पढ़ा है, ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, मध्य कान में संक्रमण होना। 68 नंबर है ट्रेकिया में आर्टिफिशियल छेद बनाने के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो आगे आप पढ़िएगा, ट्रेकिया में ऑपरेशन करना और ऑपरेशन करके एक नली निकाला जाता है, और यह तब निकाला जाता है जब कोई श्वसन लेने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो या मुंह के ऑपरेशन हुआ हो, तो उससे जो है या साइनस का ऑपरेशन हुआ रहता है, तो उसके लिए वह श्वसन नहीं ठीक से ले पाएगा, तो उसके लिए जो है ट्रेकिया में एक आर्टिफिशियल छेद करके निकाला जाता है, जिसे ट्रेकिया में ऑपरेशन को ट्रेकियोएस्टोमी कहते हैं। ट्रेकिया है ना, ट्रेकियो और एस्टोमी, टोमी लगा दिया तो सर्जरी हो गया, और ट्रेकियो है ही। ठीक है। 69 नंबर देखिएगा कि टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम क्या है? साथियों, टाइफाइड बुखार का दूसरा नाम इंटरिक फीवर है, जिसे हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। तो टाइफाइड बुखार को हिंदी में मियादी बुखार कहते हैं, और इंग्लिश में दूसरा नाम इंटरिक फीवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो उच्च को तो हम लोग HTN हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपर मतलब बढ़ना। ठीक है, और निम्न आ गया मतलब कम हो गया तो हाइपोटेंशन, हाइपो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 71 नंबर का है, आंखों की दृष्टि को डैश से जांचा जाता है। मैंने ऊपर ही बताया कि विजुअल एक्टिविटी अगर चेक करना है किसी का आंखों का, तो स्नेल चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर का। हम ऊपर बताए थे कि आप लोग को कि मैं बताऊँगा कि टाइडल वॉल्यूम का कैपेसिटी कितना होता है। साथियों, जो रिस्पायरेटरी का टाइडल वॉल्यूम होता है, इसके आयतन को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और इसमें 500 ml का जो है एवरेज जो है क्षमता होता है। नेक्स्ट है 73, मूत्रीय नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं? साथियों, अगर किसी को स्टोन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, मूत्र नली में, तो उसे कैलकली कहते हैं। ठीक है, कैलकली कहते हैं। इस समय कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आपसे पूछेगा कि गोल्ड ब्लेडर में जो है पित्ताशय में पथरी होना क्या होता है? तो कोलोलिथियासिस। अगर पूछ देगा कि गुर्दा में जो है पत्थर होना क्या कहलाता है? नेफ्रोलियासिस, नेफ्रोथोलियासिस। ठीक है, अगर पूछ देगा मूत्र नली में स्टोन होना तो कैलकली। ये सब याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ब्लेफराइटिस डैश का सूजन है। साथियों, ब्लेफराइटिस किसका सूजन है? तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ब्लेफराइटिस जो है आपके वेन का सूजन होता है। ठीक है, ब्लेफराइटिस जो है आपके यहाँ पे देख लीजिए, आईलिड का जो है सूजन बता रहा है। ठीक है, आइटिस, इस चीज़ को समझिए। ब्लेफराइटिस जो है आपको स्वेलिंग है किसका? आईलिड्स। तो यहाँ पे ब्लेफराइटिस, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि एक आएगा आपका ब्लेफराइटिस और एक आएगा फ्लेबाइटिस। ठीक है, एक आएगा आपका ठीक है ना, फ्लेबाइटिस, एक आएगा आपका फ्लेबाइटिस जो कि आगे आएगा, और यह क्या है? यह ब्लेफराइटिस है। तो ब्लेफराइटिस आएगा तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ब्लेफराइटिस सूजन है आईलिड्स का। ठीक है, आईलिड्स का सूजन को ब्लेफराइटिस कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए क्या इससे एक और क्वेश्चन आएगा, यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति का अर्थ है प्रोटीनूरिया, ऊपर भी बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, वेन की सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज नोन एज। साथियों, वेन के सूजन को हम लोग फ्लेबाइटिस कहते हैं। ऊपर में क्या था? ब्लेफराइटिस था। क्या था? ब्लेफराइटिस। ऊपर में ब्लेफराइटिस था, तो वो क्या चीज़ था? आईलिड का सूजन, ब्लेफराइटिस। लेकिन अगर आपसे वेन का सूजन पूछेगा तो फ्लेबाइटिस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में कन्फ्यूजन मत होइएगा। 77 नंबर का है, कहता है मेलिग्नेंस डैश के द्वारा डायग्नोसिस होता है। डैश मेलिग्नेंस के द्वारा डायग्नोसिस होता है, मतलब कौन सा ऐसा है जो मैलिग्नेंस के द्वारा जो है डायग्नोस किया जाता है? साथियों, बायोप्सी मैलिग्नेंस के द्वारा जो है डायग्नोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 78, खांसी में खून आना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके थूक में, खांसी में खून आता है तो उसे हम लोग हेमोप्टाइसिस कहते हैं। ठीक है, हेमोटाइसिस कहते हैं। अगर आपके खांसी में खांसते वक्त खून आता है तो उसे हम लोग हेमोप्टाइसिस कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, हेमोटाइसिस है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे 79 नंबर है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों, रक्त का पीएच मान ऊपर अभी बताए हैं 7.3 से 7.45 के बीच होता है। यह राइट है, अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 7.4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब 80 नंबर का देखेंगे। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस स्रावित करता है, मीन्स अग्नाशय की द्रुपिकाएँ 10th में पढ़े होंगे। यह जो है इंसुलिन को क्या करता है, सिक्रेशन स्रावित करता है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, शरीर के आधे भाग में लकवा को क्या कहते हैं। अगर किसी को शरीर में आधे भाग में 1/2 में अगर पैरालिसिस होता है तो दैट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब आधा, पैराप्लेजिया मतलब शरीर के नीचे के अंगों में मारना। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद है 52 नंबर, टिश्यू में फ्लूइड जमा होना, यानी तरल जमा होना, द्रव जमा होना। टिश्यू मतलब ऊतक में तरल या जो भी कहिए द्रव जमा होना एडिमा कहलाता है। और एडिमा होने से व्यक्ति के पैर हाथों में सूजन हो जाता है। ठीक है, उसी में जो है शरीर में पानी भर जाता है जिससे सूजन दिखाई पड़ता है, उसी को एडिमा कहते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी है आपका 83 नंबर का, लेकिन टोटल प्लस हमने कितना लिया है, 82 लिया है, क्योंकि एक नंबरी गड़बड़ा गया है तो एक 82 ही है, 83 एक एक्स्ट्रा दिया गया। ठीक है, डैश के पस निकालने के लिए एंट्रम पंचर किया जाता है। किसके पस निकालने के लिए, मतलब किस चीज़ से पस निकालने के लिए एंट्रम पंचर किया जाता है। यह एक विधि है, ठीक है, जिसके द्वारा शरीर से द्रव को निकाला जाता है। तो पस को एंट्रम पंचर के द्वारा निकालना किससे, साइनोसस से। ठीक है, साइनस से पस निकालने के लिए एंट्रम पंचर किया जाता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आज जो है 80+ प्रश्न लिया है, क्योंकि मैं कल आपका वीडियो नहीं कराया था किसी कारण से। तो कल मैं अगर 40-50 प्रश्न कराता तो आज मैं एक ही वीडियो में 80+ जो है प्रश्न आपको करा दिया है, ताकि 2 दिनों का जो एक दिन का मिस हो गया था वीडियो, उससे आपको कोई हानि ना हो। ठीक है, बाकी अगर इसको आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं एक बार खुद से, तो nursingyan.com वेबसाइट पर जाइए, सेकेंड ईयर के सेक्शन में जाइएगा मेन में, और वहाँ से आपको MSN1 पर क्लिक करना है। MSN1 पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है ये पोस्ट मिल जाएगा, या फिर रिसेंट पोस्ट में डायरेक्ट पेज, आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो रिसेंट पेज में जो है रिसेंट पोस्ट में भी यह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।